हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ बतला दूँ कि अभी हमारा फिलहाल एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारे सब्जेक्ट को एक बेसिक टू एडवांस में कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा अभी एनसीईआरटी हिस्ट्री चल रहा है और एक क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री है। और इसको समाप्त होने के बाद में हम लोग क्लास 12 के जो एंशिएंट हिस्ट्री है क्लास 12 में वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में उसको समाप्त होने के बाद में हम इन दोनों का एडवांस पढ़ेंगे। जो उपिंदर सिंह का बुक आता है, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए उस बुक को प्रेफर करते हैं। तो हम लोग भी ये दोनों जो बेसिक बुक हुआ, जैसे क्लास 6 का एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हो गया और क्लास 12 का भी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हो गया, तो ये दोनों एक बेसिक हो गया। और इन दोनों का एडवांस हम लोग जो उपिंदर सिंह का बुक आता है वो पढ़ेंगे। तो ये दोनों यानी क्लास 6 और क्लास 12 के समाप्त होने के बाद में हम लोग उपिंदर सिंह का बुक पढ़ेंगे। एक बात और बतला दूं कि इसके पहले भी बाकी चैप्टर के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो यदि आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो जाइए हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ आपको एक प्ले लिस्ट के माध्यम से सिस्टमेटिकली ढंग से आपको सारे वीडियो एक जगह मिल जाएंगे। तो जाइए वहाँ पे और एक्सेस कीजिए। तो चलिए आज के हम अपनी सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये चैप्टर 8 है और चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, चैप्टर 8, और चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। जैसे आप लोग इस सब टाइटल देख रहे हैं, लोहे के औजार और खेती। तो हम लोग देखेंगे कि लोहे के औजार कब से प्रयोग में आने लगे और इससे खेती पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम लोग बेसिकली यही देखेंगे। चलिए, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। हाँ, ये बात तो सही है कि अभी जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, ये लोहे का प्रयोग एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। जिस उपमहाद्वीप में हम लोग रह रहे हैं, उस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने महापाषाण का कब्रों को पढ़ा, तो उसमें हम लोगों ने यहाँ देखा कि लोहे के औजार वहां पर काफी संख्या में मिले। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। तो हम लोग अध्याय 4 में यह पढ़े भी है कि महापाषाण कब्रों में से हमें लोहे के काफी हथियार मिले। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे की औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें से जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। तो हमें करीब आज से 2500 वर्ष पहले
लोहे का औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। तो आज से 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, लेकिन लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण आज से 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ। ज्यादा लोग अधिक मतलब लोहे के औजार का उपयोग करने लगे, तो ये कब से? आज से 2500 वर्ष पूर्व। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ा। तो जब हम लोहे का फाल का उपयोग करने लगे तो हमारे कृषि में उत्पादन बढ़ा। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अनेक कदम। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अनेक कदम। तो चलिए देखते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई में भी काफी उपयोगी साबित हुई। उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो इसमें बेसिकली यह दे रहा है कि एक समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार मतलब लोहे का प्रयोग होने लगा और रोपाई को हम लोग पौधों को रोपने लगे हम लोग, तो ये महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई और इस समय सिंचाई के लिए लोग नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए। ये देख रहे हैं, ये लोहे का औजार। गांव में कौन रहते थे? गांव में कौन रहते थे? तो चलिए देखते हैं कि उस समय गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलाल और साधारण हलवाहों को उनावर और भूमिहीन मजदूरों को दास कैडिसियार और अधिमाई कहलाते थे। तो आप लोग को यह याद रखना है कि जो अभी आप लोग देख रहे हैं, बड़े भूस्वामियों को तमिल क्षेत्र में क्या कहा जाता था उस समय? आज से 3000 साल पहले बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो बड़े भूस्वामियों को वेलाल कहा जाता था और एक साधारण हलवाहों को उनावर कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और इसके पूछे जाने की संभावना और भी है। तो बड़े भूस्वामियों को वेलाल कहा जाता था और साधारण हलवाहों को उनमार कहा जाता था। और भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? तो भूमिहीन मजदूर को दास कैडिसियार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर को दास कैडिसियार कहा जाता था और अधिमाई भी कहलाते थे। तो ये आपको याद रखना है
कि तमिल क्षेत्र में क्या कहा जाता था। अब चलिए हम लोग देश के उत्तरी हिस्से में देखें कि उस समय लोगों को क्या कहा जाता था देश के उत्तरी हिस्से में। तो ये हम लोग तो दक्षिण हिस्से में यानी तमिल क्षेत्र में देखे कि बड़े भूस्वामियों को वेल्लाल कहा जाता था, साधारण हलवाहों को उन्मार और भूमिहीन मजदूरों को दास कैडिसियार और अदमई कहलाते थे। और देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। लिख रहे हैं आप लोग, गांव का प्रधान व्यक्ति देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम भोजक कहलाता था और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी कि यहां पर आनुवंशिक होता था। आनुवंशिक का मतलब क्या हुआ? आनुवंशिक का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए यदि आप अभी उस पद पे हैं तो आपके जाने के बाद आपके बेटे उस पद पर होंगे, आपके बेटे के जाने के बाद आपके पोते उस पद पे होंगे, तो उसी को आनुवंशिक बोला जाता है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः उनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम उन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तो ये सब अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये ग्राम भोजक के बारे में दे रहा है। तो हम लोगों ने ग्राम भोजक के बारे में क्या पढ़ा? तो ग्राम भोजक के बारे में हम लोगों ने यह पढ़ा कि ये एक गांव का सबसे प्रधान व्यक्ति होता है और ये धनिक भी होता है। और इसका जो पद होता है ग्राम भोजक का, ये अनुवांशिक होता है। और इसके बाद में हम लोगों ने यह पढ़ा साधारणतः इनकी जमीन पर दास और मजदूर काम करते थे। और इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा का भी एक कर वसूलते थे। ये राजा का कर भी वसूलते थे और ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तो ग्राम भोजक के बारे में हम लोग पढ़ा कि ये कभी कभी न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तो ये आपको ग्राम भोजक के बारे में आपको याद रखना है। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो जो ग्राम भोजक के अलावा उत्तर भारत में अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी और इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका को चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ये आप लोग बॉक्स में देख रहे हैं तो थोड़ा इसको हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तो चलिए प्राचीनतम तमिल रचनाएं कौन है उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। और इनकी रचना कब हुई? तो आज से 2300 साल पहले हुई। आज से 2300 साल पहले की गई। और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि दक्षिण भारत में यानी तमिल के क्षेत्रों में जिस तरह के गांव में रहने वाले लोगों का नाम का प्रयोग किया गया था
तो ये संगम साहित्य में ही पाए गए हैं अक्सर। नगर क्या कहती है? कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। तो अभी आप लोग यहाँ देख रहे हैं सबटाइटल नगर। नगर में मतलब नगर में हम लोग पढ़ेंगे नगर के बारे में, या अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो गांव के बारे में पढ़ा। तो क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। तो जातक ऐसा कहानी था जो उस वक्त आम लोगों में काफी प्रचलित था। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो एक जातक कथा दिया गया है। तो ये सब आप अपने से रीड कीजिएगा। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हम कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को एक ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो कि अन्य शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप घुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये वलय कूप का चित्र। देख रहे हैं वलय कूप। इस वलय कूप का किस काम के लिए प्रयोग किया जाता था वलय कूप का? तो ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होता था। गुसल खाने, नाले नाली और कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होता था। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादातर समय तक टिक नहीं पाए हो। भविष्य में पुरातात्विक इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्नों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। और मानचित्र 7 में और पृष्ठ 105 में भरूच को ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णनों को पढ़ें। तो अभी हम लोग मानचित्र को देखेंगे। थोड़ा अच्छा, इसको हम लोग इस बॉक्स में दे रहा है, इसको थोड़ा हम लोग रीडिंग करते हैं। वेरी गजा
बेरी गजा की कहानी। तो बेरी गजा एक जगह का नाम है। बेरी गजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वार नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यह जहाज ले सकते थे। बे, बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी, सिक्के का आयात होता था। तो बेरी गाजा में कौन से सामान का आयात होता था? तो शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के और इन सभी का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कॉर्नेलियन पत्थर, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो ये आपको याद रखना है कि बेरी गया से कौन सा चीज आयात होता था और कौन सा चीज निर्यात होता था। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर देखे कि बेरी गजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के ये सब आयात किए जाते थे। और ये हम लोग नीचे पढ़ा जो चीजें निर्यात किए जाते थे उसके बारे में बतलाया गया है। तो निर्यात कौन सी चीजें किए जाते थे? तो हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कॉर्नेलियन पत्थर, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें और अच्छी शराब तथा उत्कृष्टमय कपड़े शामिल थे। तो देखिए उस समय राजा के लिए व्यापारी कैसा उपहार लाता था। यहाँ तक कि औरत को भी उपहार के रूप में लाया जाता था। इसमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर और अच्छी शराब और महीन महीन कपड़े और यहाँ तक कि सुंदर औरत को भी उपहार के रूप में लाया जाता था। तो ये है, तो ये आपको याद रखना है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है कि कौन चीज यहाँ से निर्यात किया जाता था और किस चीज का आयात किया जाता था। सिक्के, सिक्के के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराने कौन सिक्के थे? तो सबसे पुराने आहत सिक्के थे। ये आपको याद रखना है। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। ये रहा आहत सिक्का, देख रहे हैं आप लोग। आहत सिक्का यही है जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। तो बेसिकली इसको बनाने का प्रोसेस यह था कि चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को इस पर आहत यानी जोर से ठप्पा लगाया जाता था, जिससे वहां पर आकृति के रूप में उस पर बन जाता था। नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र। तो चलिए देखते हैं कि नगर किस प्रकार से एक अनेक गतिविधियों का केंद्र भी होते हैं।
अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। मथुरा को हम लोग देखेंगे अभी। तो नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र। तो अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। यह 2500 साल पहले से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। आज से 2500 साल पहले से भी ज्यादा यह एक महत्वपूर्ण नगर रहा। कौन? तो मथुरा। क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। और ये क्यों महत्वपूर्ण रहा? तो यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी और इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का एक केंद्र था। तो मथुरा उस समय एक मूर्ति बनाने का बढ़िया केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। जो कुषाण शासक था उसी के बारे में दे रहा है कि लगभग आज से 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध बौद्ध विहार, जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। तो मथुरा एक धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण नगर था। और मथुरा मथुरा दो महत्वपूर्ण रास्तों के मध्य में स्थित था। कौन कौन? दो महत्वपूर्ण रास्तों पर स्थित था। तो इनमें से एक रास्ता था उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाला रास्ता और दूसरा था उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते। और इन्हीं पर वे स्थित था मथुरा। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों के द्वारा मठों में या मंदिरों को दिए जाने वाला दान का उल्लेख करता है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाला, माला बनाने वाला और इत्र बनाने वाले की भी उल्लेख मिलता है। तो मथुरा के अभिलेख में इन लोगों का उल्लेख मिलता है। किन लोगों का? तो सुनारों का, लोहारों का, बुनकरों का, टुकड़ी बुनने वाले को और इत्र बनाने वाले को। शिल्प तथा शिल्पकार। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतली और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों का अवशेष नहीं बच पाए होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने काम संघ
बनाने लगे थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। तो उस समय जो व्यापारी और शिल्पकार थे वे अपना अपना एक संघ बनाने लगे थे। और उस संघ को क्या कहा जाता था? तो उस संघ को एक श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था। जो ये शिल्पकार की श्रेणी था उसका काम क्या था? प्रशिक्षण देना था। ठीक है, ये याद रखना है। कच्चे माल का उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियों का व्यापार का संचालन करनी होती थी। तो व्यापार की श्रेणियों का क्या काम था? तो व्यापार का संचालन करती थी। ये आपको याद रखना है कि वे व्यापार का संचालन करती थी। व्यापार की श्रेणियों का काम क्या था? तो वो व्यापार के संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोगों को पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। एक यहाँ पर अरिकामेडु नामक स्थान के बारे में बतलाया गया है। उसी के बारे में सूक्ष्म निरीक्षण दिया गया है। सूक्ष्म निरीक्षण आर्किमेडु। पृष्ठ संख्या 105 और मानचित्र 7 में आर्किमेडु को ढूंढो। तो जो ये आर्किमेडु है आज वह कहाँ पे पड़ता है? तो आज अभी वो पदुचेरी में पड़ता है। पदुचेरी। तो आप लोग को यहाँ याद रखना है कि आज के जो पुदुचेरी है उसी को आर्किमेडु बोला जाता था। पृष्ठ संख्या 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले आर्किमेडु एक पतन था। जो हम लोग आर्किमेडु को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसी आर्किमेडु के बारे में दिया गया है कि आज से 2200 से 1900 साल पहले आर्किमेडु क्या था? तो एक पतन था। पतन के बारे में आप लोग जानते भी हैं। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ पर दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। तो यहाँ पर एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। और इस एम्फोरा पात्र में क्या रखे जाते थे? तो शायद इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दो तरफ से पकड़ने के लिए हथे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसा मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र नाम से जाना जाता है। इससे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैब शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब जानकारी अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये आर्किमेडु के बारे में पढ़ा जो
आज के पुदुचेरी को ही आर्किमेडू कहा जाता था। तो आर्किमेडू क्या था? एक पतन था जहां पर जहाजों से आने वाले सामान को वहां पर उतारा जाता था। तो शायद वहां पर एक गोदाम रहे होंगे और वहां पर एक भूमध्य सागरीय एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जिनमें शराब या तरल तेल पदार्थ रखे जाते होंगे। और यहाँ पर इनमें दो तरफ से पकड़ने के लिए इस पात्र को, यानी भूमध्य क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हाथे लगे हैं। साथ ही रेटाइन जैसे मुहर लगे चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो ये सब हम लोग आर्किमेडू के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो यदि आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।